एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत की अभी फिलहाल हालत क्या है पॉलिटिकल वर्ल्ड में? अब उसी की हालत आप देखिए कि केरल में एक व्यक्ति एक वोट की अलग सिद्धांत हो जाएंगे, अगर वही आप यूपी में आ जाएंगे तो अलग सिद्धांत हो जाएंगे। हम जो मूल, मैंने क्या कहा कि जो मूल सिद्धांत थे हमारे संविधान के, जो विधायिका बनाने के पहले जो सोचा गया था, वो तो आज है ही नहीं। हम बिल्कुल। लोकतंत्र की, सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और अगर आप सच्चाई देखिए तो इस लोकतंत्र में हम कहाँ खड़े हैं? जब हम अपने जो हमारे मूल्य हैं, जिसके आधार पर हमारे देश का संविधान बना, जिसके आधार पर हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं मूल्यों की तो तिलांजलि हमने दे दी डिलिमिटेशन लागू करके। तो सही जब बात है। हम उन मूल्यों को हम खुद नहीं मान रहे हैं और उसके बाद हम दावा करते हैं कि डिलिमिटेशन लागू है। आज आप एक एवरेज निकालेंगे तो भारत में लगभग 25 लाख से ऊपर की आबादी पर एक सांसद होते हैं, जी। जो कि 10 लाख के आसपास थे 1971 के जनगणना के बाद। अब आप एक बात बताइए कि जो चीज़ 10 लाख पे होनी चाहिए वो 25 लाख पे हो रही है, तो 2.5 गुना का अंतर तो बकायदा यहाँ आ 30 गया। लाख के आसपास ही है। लगभग 30 लाख जी के जी आसपास जी। होती है। हाँ तो हाँ। अगर ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, उस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम करने की तो बात बहुत दूर की, मैं क्या कह रहा हूँ कि अप्रैल में इसका समय सीमा समाप्त होने वाली है और हम इस पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो होने की संभावना तो कैसे है? मेरा ये सवाल रहेगा कि युवा अब क्यों जाग रहा है? ये सवाल मुझे लगता है मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले पूछना चाहिए था। अब तो कर दिखाने का समय आ गया है। बिल्कुल कर दिखाने का, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके लिए ये सवाल युवा का है ही नहीं। ये सवाल हमारे उन लोगों का है कि जो लोग हमारे देश की सरकारें चला रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं, अगर वो अपने युवाओं के साथ इस तरह का अन्याय कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जब हमारे नीति निर्माताओं ने, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ का प्रोविज़न क्यों किया था? उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तो किया नहीं था। उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लगाया था कि परिसीमन अनिवार्य है, और इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। परिसीमन अनिवार्य है तो अनिवार्य है। चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि जो अभी की रनिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो अभी पावर में है, उन्होंने अपनी किसी फ़ायदे के लिए इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला होगा, लेकिन ऑपोज़िशन के भी मुँह बंद हैं इस पे। ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने क्या कहा, यहाँ पक्ष-विपक्ष है ही नहीं। अच्छा। यहाँ तो सबकी अपनी राजनीति है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से इसको समझाता हूँ। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, परिसीमन पे रोक से पहले इस देश में कोई भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होंगे। हर नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप परिसीमन के बाद से लगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली हुई और उन्होंने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। पहले आपने देखा होगा कि देश के इतने बड़े-बड़े कद्दावर नेता थे कि जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे, और आज के समय में आप देख लीजिए कि लोग जेल में चले जाते हैं, जेल से सरकार चलाते हैं, और उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम दोषी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब परिसीमन पर रोक लगती है और कंपटीशन खत्म हो जाता है तो मोनोपोली बनती है। अब या तो मेरी सरकार होगी या तो आपकी सरकार होगी, दोनों लोग तो हम हैं ही सरकार में, और सरकार बदलती है ना। जो प्रतिनिधि हैं, मैंने क्या कहा कि आप उठा करके देखेंगे तो इस देश में 60% से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, और इस देश में इस बात को बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि वो 8 बार के सांसद हैं, 10 बार के सांसद हैं। अगर खबरों में आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है फलाने की जमीन है ये। जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी या फिर किसी जो पॉलिटिशियन है मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहा जाता है कि फलाने की ये ज़मीन है, फलाने की ये सिटी है या फिर टाउन है, ऐसा कहा जाता है, क्षेत्र उनका है ना? हाँ, वो उनके क्षेत्र पर पकड़ है। यही सब चीज़ें होती हैं कि उनके सिवा कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। अच्छा, 2022 की अगर बात करूं तो 2022 में एक कानून पारित हुआ था, उसे कहते हैं महिला आरक्षण कानून, और उसके तहत कहा गया था कि डीलिमिटेशन जब लागू होगा उसके बाद 33% का जो आरक्षण है वो माना जाएगा। ऐसा अब आप सोचिए कि अगर ये डीलिमिटेशन लागू नहीं होता है, फिर महिला आरक्षण का जो बिल पारित हुआ उसका क्या होगा? मैंने क्या कहा कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजनीति में जो चीज दिखती है और जो चीज होती है, दोनों में फर्क है। जब इस चीज को आपने इससे जोड़ दिया और डिलिमिटेशन करने की तैयारी अभी तक नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है कि महिला आरक्षण नहीं लागू होगा? जब बिल पास हुआ और उसके साथ एक क्लॉज और कंडीशन लगा दी गई कि डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, और डिलिमिटेशन हमको नहीं करना है, ये तो लॉलीपॉप दिखाने वाली बात हो गई। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कारण क्या है कि उसको आपको उससे जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। जब 23 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था,
तो उसको 24 के लोकसभा में लागू कर देना चाहिए था। बिल्कुल। उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ने का सीधा और सरल सा एक तरीका था कि डिलिमिटेशन नहीं होता है तो महिला आरक्षण बिल नहीं लागू होगा, और डिलिमिटेशन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो अगर हम तैयार नहीं हैं तो उसको हम नहीं करेंगे और महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। अब एक और हम तथ्य आपको बता रहे हैं कि जो हम युवाओं को जोड़ करके बात करते हैं कि डिलिमिटेशन के 3 चुनाव आप देखेंगे तो जो 40 साल से कम उम्र के सांसदों की संख्या थी वो 30% से ज़्यादा थी, जो जिनकी एज 40 साल से कम थी, और आज वो घट करके 10% हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अगर युवा देश की आज़ादी के बाद राजनीति में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो 30% की भागीदारी रखते थे 3 चुनावों तक, तो उनकी संख्या में एकाएक इतना बदलाव क्यों आया? उनको राजनीति से इतनी दूरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया गया, उनको दूर कर दिया गया इस चीजों से, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज राजनीति में युवा राजनीति का मतलब ये है परिवारवाद। किसी भी एक भी आप सांसद को, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो कोई भी सांसद अगर 25 से 30 साल के बीच आम जनता के बीच का हो तो आप उसका नाम बता दीजिए। वो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से हमेशा ये खबर में आती, सुर्खियां बनी रहती हैं कि फलाने मंत्री के बेटे को ये सीट मिली, वो वहां से उम्मीदवार हैं। ऐसा क्यों? जब कोई कंपटीशन पे उतरे नहीं और वो कहीं पर अपने आप को प्रूव नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, पर्सनल बैकग्राउंड, फिर आप कैसे माने जाते हैं किसी जगह के उम्मीदवार बनने के, और या फिर किसी क्षेत्र पर शासन करने के लिए? देखिए, जब आपको ही तय करना है कि चुनाव में उम्मीदवार कौन होने वाला है, तो आप जिसको तय करेंगे वही होगा। ये कहना छोड़ दीजिए कि जनता जनार्दन है, वही मानेगी, वही अपना जो डिसीजन है वो बताएगी, क्योंकि आप तो डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी कुर्सी है, अब हमारा बेटा बैठेगा इस कुर्सी पर। बिल्कुल, इसको कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सामने से दिख रहा है। आप भारत की राजनीति में ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं उसको जांचने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है। आप जिधर नजर उठा कर देखेंगे ऐसे ही लोग दिखेंगे। इस देश की जनता के लिए सबसे बड़ा भ्रामक शब्द जो है कि जनता सरकार चुनती है।